दोस्तों, आज आप सुनेंगे डायन का 10वां भाग। अगर आपने इससे पहले के भाग नहीं सुने हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सुन सकते हैं। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आगे की कहानी। काले खां अपने घर पहुंचा। साथ में कमिश्नर और राजपाल भी थे। वहां मातम का माहौल था। पुलिस कमिश्नर के पहुंचने पर थोड़ी हलचल हुई। उसे अंदर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। काले खां और राजपाल साथ थे। कुछ देर बाद कमिश्नर ने काले खां की 35 वर्षीय पत्नी जहां आरा को भी वहीं बुला लिया और कमरा बंद करने के बाद जब उसे बताया गया कि काले खां मरा नहीं बल्कि जिंदा है, तो मारे खुशी के उसके मुंह से चीख निकल गई। मगर उस वक्त आंखें हैरत से फट पड़ी जब कमिश्नर ने बताया कि काले खां अपना जिस्म बदल चुका है। जब काले खां ने बताया कि मैं ही काले खां हूं, तो वो डरी डरी सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तब कमिश्नर राजपाल सहित कमरे से बाहर आ गए। कमरे में सिर्फ काले खां और जहां आरा रह गए थे। ऐसा कमिश्नर ने जानबूझकर किया था। 15 मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो जहां आरा के चेहरे पर हैरत और खुशी के अजीब से मिले जुले भाव थे। उसने कमिश्नर से कहा, मुझे यकीन हो गया कि ये काले खां ही हैं, मगर बड़ी हैरत की बात है। ऐसा पहले न कभी देखा है और नहीं सुना है। हमें तो शक है कि वो काले खां नहीं बल्कि कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉडिया है जो किसी खास वजह से खुद को काले खां बता रहा है। नहीं नहीं साहब, वो जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब, वो थोड़ा सा शर्माई। चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैली। फिर बोली, उन्हें पति पत्नी के रिश्ते की वो बातें भी पता है जो किसी और को पता नहीं हो सकती। कमिश्नर को पहले ही मालूम था कि यही होने वाला है, फिर भी उसने जांच पड़ताल जरूरी समझी थी। संतुष्ट होने के बाद बोला, अब वो चाहता है कि उसकी डेड बॉडी को महफूज रखा जाए ताकि। हाँ साहब, उन्होंने भी कहा है और मैं भी यही चाहती हूँ। ठीक है। उसके कहने के बाद कमिश्नर कमरे में पहुंचा और काले खां से बोला, तुम सारी दुनिया के लिए एक चमत्कारी हस्ती हो और वापस अपने शरीर में लौट आए तो इससे भी बड़ा चमत्कार होगा। मैं उस चमत्कार को देखना चाहूंगा। मौका देने के लिए शुक्रिया सर। वो राजपाल की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे राजपाल चाहिए। ये काले खां का सहायक था जो तुम नहीं हो। प्लीज सर। कमिश्नर ने राजपाल से पूछा, क्या तुम भी यही चाहते हो? जी सर। ठीक है। कमिश्नर मुस्कुराए। छुट्टी की एप्लीकेशन दे देना, क्योंकि इसके साथ रहने पर तुम ड्यूटी पर नहीं होगे। राजपाल बस इतना ही कह सका, जैसा हुक्म सर। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद और चंद्रलेखा बिल्डिंग के प्रांगण में कदम रखने से पहले ही नंदिनी ने रिम्पी के लिए बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट्स और टॉफियां खरीद ली थीं। लिफ्ट के जरिए सीधी महकार के फ्लैट पर पहुंची। कॉल बेल बजाने के लिए हाथ स्विच की तरफ बढ़ा ही था कि कानों में कुछ अजीब सी आवाजें पड़ी। वो आवाजें ऐसी थी जैसे कोई रो और गिड़गिड़ा रहा हो और कोई औरत अपनी फटी हुई सी आवाज में कुछ कह रही हो। बीच बीच में किसी के ही करके जोर से हंसने की आवाजें भी आ रही थीं। नंदिनी कुछ समझ न सकी। अजीब से सस्पेंस में फंस गई थी वो। हाथ कॉलबेल के स्विच से लौट आया। हैंडल पकड़ा। वो नीचे की तरफ दबता चला गया, यानी कि दरवाजा खुला था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। झिर्री बनते ही रहस्यमयी आवाजें तेज हो गईं और फिर उस झिर्री के माध्यम से जो दृश्य नंदिनी ने देखा, उसे देखकर आंखें हैरत से फैलती चली गईं। धमनियों में बहता लहू जमने लगा। उसने देखा तरुणा एक कोने में खड़ी थी, जबकि महकार की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रिम्पी के सामने, केवल 10 वर्षीय अपनी बेटी रिम्पी के सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पैर पकड़ता हूँ तुम्हारे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़ गई हो? पहले सुकन्या को मार डाला और अब उसने मुझे बलि देते देखा था। सोफे पर उकड़ू बैठी रिम्पी के मुंह से अजीब फटी हुई सी आवाज निकली थी। और फिर भी मेरी बात भी नहीं मानी। बहुत चालाक समझती थी खुद को।
मुझे चकमा देकर तुझे ही नहीं, डॉक्टर कजारिया को सारी बातें बता दी। उसे तो मरना ही था। लेकिन रिम्पी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रिम्पी ने उसी आवाज में कहा। पूर्णिमा को पैदा हुई है ये। तो महकाल जैसे कुछ समझ न सका। ये 2 बलियों के बराबर है। इसकी बलि पूरी होते ही मेरा अभिजीत जिंदा हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी रिम्पी की बलि मत देना। रोता हुआ कहने के साथ ही महकार घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया था। अगर तुम्हें बलि ही देनी है तो मैं तैयार हूं, मगर मगर मेरी रिम्पी को छोड़ दो। वो गिड़गिड़ाता रहा और रिम्पी अपने दांत दिखाती हुई ही करती बड़े ही डरावने अंदाज में हंसती रही। हंसने के बीच ही उसने कहा था, अंगद ने मुझसे अपनी बहन का बदला लेने की कसम खाई है। रिम्पी को बचाने की कसम भी खाई है। चंडिका मृत तक पहुंच गया वो, मगर मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। अंगद का इंतजाम कर दिया है? महकाल चौंका था। क्या 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 किया तुमने उसके साथ? चंडिका मृत से रिम्पी का रक्षा कवच लेकर चला था, मगर मैंने अपने प्रेत और पिशाचनी को भेज दिया है। वो उसे यहाँ नहीं पहुँचने देंगे। उसकी लाश जंगल के बीच बने मकान में मिलेगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जो महकार अभी तक गिड़गिड़ा रहा था वो अचानक उग्र होकर उस पर झपट पड़ा और अपने दोनों हाथ रिम्पी के गले पर जमाता हुआ गुर्राया। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रिम्पी दोबारा ही की डरावनी आवाज के साथ हंसी और फिर बोली, अच्छा है कि इसे तू अपने हाथों से मार डाले। मुझे कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो महकार भैया? चीखती हुई नंदिनी दरवाजे से सीधी उसकी तरफ लपकी थी और उसे रिम्पी से अलग करती हुई बोली, ये क्या हो रहा है यहाँ? और रिम्पी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों हंस रही हो इस तरह? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? रिम्पी ने नंदिनी को देखा तो जाने क्या हुआ कि उसे देखती ही रह गई। नंदिनी की नजरें भी उसी पर केंद्रित थीं और फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे जो आंखें उसे देख रही हैं वो रिम्पी की नहीं है, किसी और की आंखें हैं। वो बहुत ही डरावनी। नंदिनी को अपने समूचे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ती महसूस हुई, जबकि रिम्पी लगातार उसी को घूरती हुई बोली थी, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे, मुझसे किस तरह बोल रही हो रिम्पी? मैं नंदिनी हूं। हाँ, मैं जानती हूं कि तू नंदिनी है, लेकिन यहाँ क्यों आई? मुझे पुलिस ने छोड़ दिया है क्योंकि... समझने की कोशिश करो नंदिनी, तरुणा ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। इस वक्त ये रिम्पी नहीं है। रिम्पी नहीं है तो कौन है? छिपकली। छिपकली? तुम किसी बुरी आत्मा की बात तो नहीं कर रही हो? तरुणा बस इतना ही कह पाई। हाँ। नंदिनी हैरत से आंखें फाड़े रिम्पी की तरफ देखने लगी। अभी कोई कुछ बोल भी नहीं पाया था कि फ्लैट के बाहर से भागते कदमों की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल अंगद ने अंदर कदम रखा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। तू... रिम्पी की हलक से वही फटी हुई आवाज निकली। तू यहाँ कैसे पहुंच गया? तेरा तो इंतजाम किया था मैंने। हाँफते हुए अंगद ने चौंक कर रिम्पी की तरफ देखा और पलक झपकते ही उसकी समझ में सारी बात आ गई। जबड़े भिंचते चले गए उसके, एक एक नस में तनाव पैदा हो गया और फिर उसके मुंह से गुर्राहट निकली। मुझे रोकने का जो इंतजाम तूने किया था, महादेव के आशीर्वाद से उसे चीर कर मैं यहां पहुंचा हूं, और अब तू रिम्पी का बाल भी बांका नहीं कर सकती। ओ... रिम्पी की आंखें सुर्ख होती चली गई थीं। गले में पड़े तावीज की वजह से उछल रहा है। हाँ। अंगद ने झटके से ताबीज अपने गले से अलग किया और बोला,
महादेव का ये ताबीज तुझे जलाकर खाक कर देगा। तू मेरी रिम्पी के आसपास भी नहीं फटक सकेगी। जिस चंडिकामृत की ताकत के बूते पर तू इतना उछल रहा है, वो रिम्पी को बचा नहीं पाएगा। रिम्पी के बारे में नहीं कपाली, अब तू अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा तुझे। और अपने भाई के शब्द सुनकर उसी कमरे में भटक रही सुकन्या की आत्मा की आंखें डबडबा उठी थीं। एकाएक रिम्पी छत की तरफ देखकर बोली, ओहो, तो तू भी पहुंच गई यहाँ। मतलब मुझे घेरने की तैयारी की गई है। उसकी बात सुनकर अंगद सकपका गया। उसने छत की तरफ देखा, समझ नहीं पाया कि अचानक ही कपाली किससे बात करने लगी थी। फिर उस तरफ से ध्यान हटाकर रिम्पी से बोला, तू पागल हो गई है शायद। मजा आएगा। रिम्पी के भीवत चेहरे पर चैलेंज को स्वीकार करने के जैसे भाव थे। अब इस खेल में मजा आएगा। पहली बार कपाली को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। सबसे पहले रिम्पी का पीछा छोड़। अंगद ताबीज को अपनी मुट्ठी में दबाए उसकी तरफ बढ़ा। आह, आह। अचानक रिम्पी के मुंह से उसकी ओरिजिनल आवाज निकलने लगी। दर्द से तड़पती हुई वो अंगद की तरफ देखती हुई कह रही थी, नहीं इमरान, मेरी तरफ मत बढ़ो, छिपकली मेरे सिर को खुरच रही है। नहीं नहीं। अंगद ने देर किए बगैर ताबीज रिम्पी के गले में डाल दिया। ऐसा होते ही रिम्पी की हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो सोफे से सीधी फर्श पर गिरी। अंगद उसे उठाने के लिए झुका ही था कि रिम्पी के सिर से कूदकर वो विशाल और डरावनी छिपकली सोफे के नीचे जा घुसी, जिसे वो पहले भी देख चुके थे। उसके बाद अंगद ने छिपकली को ढूंढने की काफी कोशिश की, मगर वो तो उसकी परछाई को भी न ढूंढ सके। महकार, तरुणा और नंदिनी अपने अपने स्थान पर इस तरह खड़े रह गए थे जैसे कमरे के फर्श ने उन्हें जकड़ रखा हो। चेहरों पर अभी तक खौफ था और दिमागों में सनसनी। अंगद ने फर्श पर पड़ी रिम्पी को उठाकर बेड पर लिटाया। उनकी तरफ पलटता हुआ बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है। कपाली कभी रिम्पी के सिर पर सवार नहीं हो सकेगी। कौन कपाली? महकार के मुंह से निकला। छिपकली का नाम है। मुझे महाराज चंडिकामृत ने बताया। उन्होंने ये ताबीज दिया है जिससे डरकर वो भाग गई। कौन चंडिकामृत? मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगा। पहले अपने होश ठिकाने लाओ। और नंदिनी, तुम्हें तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी ना? छोड़ना पड़ा क्योंकि इंस्पेक्टर काले खां का शक बेबुनियाद था। तुम तो जानते हो, जिस वक्त धनपत को मेरे फ्लैट की खिड़की से धकेला गया, उस वक्त मैं टेरेस पर थी तुम्हारे साथ। मैंने तो पहले ही इन लोगों से कहा था। अंगद ने तरुणा और महकार की तरफ इशारा किया। लेकिन ये सब क्या था? नंदिनी ने पूछा। कौन है कपाली और रिम्पी के सिर पर क्यों आ बैठी है? उधर पुलिस तुम्हें अपने साथ ले गई, इधर हम फ्लैट में आए तो देखा रिम्पी अकेले कमरे में बैठी किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही थी। पता लगा कि उसके सिर पर छिपकली है। खैर, इस वक्त छोड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। नहीं, मुझे अभी बताओ। मैं ऐसी कपालियों का इलाज करने वाले कई तांत्रिकों को जानती हूँ। वो कपाली को रिम्पी के सिर से उतार कर काली कोठरी में उल्टा लटका देंगे। किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं है नंदिनी। महाराज चंडिकामृत की कृपा से मैं माता दुर्गा की शरण में पहुंच गया हूं और कोई भी शैतानी ताकत उनके सामने नहीं ठहर सकती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। कहा तो है, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त हम सबका सबसे पहला काम है रिम्पी को होश में लाना। और तब जब रिम्पी को होश में लाया गया, वो इस तरह उठकर बैठ गई जैसे कि गहरी नींद से उठी हो। उसके चेहरे की मासूमियत लौट आई थी। बोली, अरे, मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई? और तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? हंसते हुए अंगद ने कहा, तुम चीज ही हो देखने वाली। मैं कहाँ? देखने वाली चीज तो नंदिनी आंटी हैं। इनको देखो। ये बात उसने इस ढंग से कही कि बरबस ही सबके मुंह से हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। नए जिसमें काले खां इस वक्त अपनी बुलेट पर था, राजपाल पिछली सीट पर। वो मेन रोड पर पहुंचे ही थे कि राजपाल ने कहा,
क्या मैं जान सकता हूँ सर कि हम कहाँ जा रहे हैं? विले पार्ले, चंद्रलेखा बिल्डिंग। राजपाल के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ी। वहां क्यों? क्योंकि अब नंदिनी वहीं मिलेगी। उससे मिलकर क्या होगा? वही जिस मिशन पर निकले हैं। तेरे ख्याल से उसी ने तो मेरा जिस्म चेंज किया है। अब वही ओरिजिनल जिस्म में पहुंचाएगी। थोड़ा ठंडा करके खाइए सर। मतलब? आपके उस 40 साल के सड़े हुए जिस्म में क्या रखा है? काले खां गुर्रा उठा। क्या मतलब? अरे कुछ दिन तो मजे लीजिए सर इस जवान जिस्म के। तू मानेगा नहीं। इसमें मानने की क्या बात है सर? इस संसार में आप ऐसे पहले आदमी हैं जिसकी जवानी लौट आई है। मुझे तो जलन हो रही है आपसे। राजपाल मजाक के मूड में आ चुका था। काश नंदिनी ने मेरा बचपन लौटा दिया होता। तेरी ऐसी इच्छा है तो उससे पहली रिक्वेस्ट यही करेंगे। आप रिक्वेस्ट करेंगे और वो भी नंदिनी से? तेरी खातिर उस डायन के सामने भी झुक लेंगे। यानी आप मान चुके हैं कि वो डायन है। डायन एक गाली है और मैं उसे वही दे रहा हूं। जबकि मैं ये पूछ रहा हूं सर, क्या आपने उसे अभी सचमुच की डायन कबूल किया है या नहीं? राजपाल का लहजा संजीदा हो उठा। राजपाल, काले खां सीरियस नजर आया। जिस आश्चर्यजनक तरीके से मेरा जिस्म चेंज हुआ है, उससे लगता तो है कि इस दुनिया में कहीं पारलौकिक शक्तियां भी हैं। तेरे ये कहने में दम नजर आता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसे इस संसार में रहने वाले लोग अंजाम नहीं दे सकते। ऐसा तो वो ही शक्तियां कर सकती हैं जिन्हें हम सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। राजपाल के चेहरे पर राहत के गहरे भाव उभरे। जानते हैं सर कि आपके शब्द सुनकर मुझे कैसा लग रहा है? बता दे। जैसे माँ ने किसी बच्चे के सिर पर मंडराते हुए खतरे के बादलों को छंटते हुए देख लिया हो। राजपाल के जज्बातों का एहसास करके उसकी आंखें गीली हो गईं। मैं जानता हूं राजपाल, तू मुझसे कितना प्यार करता है। भला आपसे प्यार करके मुझे क्या मिलेगा सर? प्यार करना होगा तो किसी हसीना से करूंगा। राजपाल बोला, आपसे तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। वो भी कर डाल। जैसा कि इस बात के शुरू में ही कहा था, थोड़ा ठंडा करके खाने की आदत डाल लीजिए। कहना क्या चाहता है? आप क्या समझते हैं? ये कि आप सीधे नंदिनी की छाती पर जा चढ़ेंगे, उससे कहेंगे कि मेरे ओरिजिनल जिस्म में लौटा दे, तो वो लौटा देगी? तो फिर क्या किया जाए? जो तनातनी से कब्जे में ना आए उस पर मोहब्बत का जाल फेंकना चाहिए, और जिस पर ताकत का जोर न चले उसके खिलाफ डिप्लोमेसी की तलवार उठा लेनी चाहिए। आज तो तू बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है राजपाल। आज से पहले इस नाचीज की बातों को आपने पानी ही कब दिया था जनाब, जो फल फूल कर आपके सामने आ पाती। जरा खोल कर समझा क्या कहना चाहता है। नंदिनी के सामने शिकस्त कबूल कर लीजिए, बल्कि माथा ही टेक दीजिए। कहिए, गलती हो गई जो तुम पर शक किया। वो शालू कोई और ही थी जिसे मेरठ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह पेट में घुस जाइए उसके, और जब पूरी तरह घुस चुके तो अंदर से पेट फाड़ डालिए। क्या डायन भी चापलूसी में फंस जाती हैं? जब देवी देवता फंस जाते हैं तो डायनों की क्या बिसात है? देवी देवता फंस जाते हैं? शायद आपने कभी किसी देवी देवता की आरती को ध्यान से नहीं सुना। सब में प्रशंसा ही तो होती है उनकी। जब इंसान ये समझता है कि देवी देवता को उनकी तारीफ करके पाया जा सकता है, तो डायन को कब्जे में क्यों नहीं किया जा सकता? नंदिनी की खूबसूरती से तो अंगद पहले से ही प्रभावित था, मगर पिछले 24 घंटों से वो जिन नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, उन नजरों ने अंगद को बेचैन कर दिया था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उसके दिल में गुदगुदी सी पैदा कर दी थी तो गलत नहीं होगा। नंदिनी की बड़ी बड़ी और हिरनी जैसी आंखों में उसने अपने लिए दीवानगी देखी थी, और इतनी हसीन आंखों में अपने लिए दीवानगी देखना भला किसे अच्छा नहीं लगता। उस दीवानगी को देखने के लिए उसने कई बार नंदिनी की तरफ देखा था, और हर बार उसे उसी अंदाज में अपनी तरफ देखते पाया था। इससे भी आगे, जब नंदिनी ने देखा कि अंगद उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने अपनी आंखें चुराई नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा नशा पैदा कर लिया उनमें। गुलाबी होठों पर मुस्कान दौड़कर कुछ और गहराई से अंगद की आंखों में झांकने लगी। हर बार अंगद ने ही उसकी चमकदार आंखों से आंखें चुराई थीं, उसने एक बार भी नहीं। और उनके बीच चल रही इस केमिस्ट्री को
तरुणा ने भी नोट कर लिया था। तरुणा जलकर भले ही खाक हो गई हो, मगर सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन टेरेस पर अकेले में मिलते ही अंगद पर भड़क उठी। ये तुम्हारे और नंदिनी के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अंगद सकपका गया। ये भी मुझे बताना पड़ेगा? पता तो लगे, तुम्हें शिकायत क्या है? ये किन नजरों से देख रही है वो तुम्हें? अब यार, मैं किसी की किन्हीं नजरों को देखने से थोड़ा ना रोक सकता हूं। तुम्हें भी तो मजा आ रहा है। मुझे मजा आ रहा है? और नहीं तो क्या, तुम भी तो उसे चोरी चोरी देखते हो। इसमें क्या हो गया? वो हंसने लगा। हो क्यों नहीं गया? तरुणा ने पूरे अधिकार के साथ हुक्म सा दिया। वैसी नजरों से तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो। ओके बाबा ओके, अब ये झगड़ा बंद करो। ये झगड़ा तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि तुम वादा नहीं करोगे कि अब तुम उसकी तरफ नहीं देखोगे। ठीक है, मैं उसके सामने जब भी जाऊंगा आंखों पर काली पट्टी बांध लूंगा। अंगद, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। ये मजाक नहीं तो और क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सामने आए और आप उसकी तरफ देखें भी नहीं? अचानक ही तरुणा का लहजा भीग गया। अंगद, तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मैं क्या कह रही हूं? मैं समझ रहा हूं। क्या समझ रहे हो? कि तुम्हारे दिल में जलन का पौधा आ गया है। सभी आशाओं के विपरीत तरुणा ने कहा। ये सच है। क्या तुम जानती हो कि ये पौधा जिसके दिल में जन्म लेता है उसे अंदर ही अंदर कचोट कचोट कर खा जाता है। मैं ये भी जानती हूं कि ये पौधा सिर्फ उनके ही दिल में जन्म लेता है जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की पहली शर्त है विश्वास। अगर तुम्हें मुझ पर वो नहीं है तो खंगालो खुद को। क्या तुम वाकई मोहब्बत करती हो? तुम पर तो विश्वास है अंगद, मगर शायद खुद पर भरोसा नहीं है मुझे, और इस दुनिया पर भी भरोसा नहीं है। दुनिया से मतलब? शायद मैंने पहले भी कहा था, मुझे उसमें वो सारे लक्षण नजर आते हैं जो जादूगरनी में होते हैं। कहीं खोई सी वो कहती चली गई। मैंने बचपन में पढ़ा था, जादूगरनी की आंखों में किसी को हिप्नोटाइज करने की शक्ति होती है। शायद उसी शक्ति से उसने केवल 3 दिन में रिम्पी को अपनी बना लिया, और अब मैं साफ साफ देख रही हूं कि वो तुम पर डोरे डाल रही है। मैंने भी कहा था कि मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। अगर वो ऐसा कर भी रही है तो मैं जानता हूं कि वो मेरे लिए नहीं बल्कि इमरान हाशमी के लिए है। जैसे ही उसे पता लगेगा कि मैं इमरान नहीं हूं, खुद ब खुद तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ऐसा तो तरुणा को भी लगता था, इसीलिए तरुणा चुप हो गई। तब उसने तरुणा का गुलाबी मुखड़ा हाथों में भरा और कहा, फिर भी अगर तुम्हें दुख होता है तो मैं उससे दूर रहूंगा। मगर उस वक्त वो तरुणा से किए गए वादे को निभा न सका। जब रिम्पी के लिए चॉकलेट लेने के लिए बाहर निकला और लिफ्ट में नंदिनी मिली और उसने कहा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। कहाँ? जब तक नहीं बताऊंगी तब तक क्या तुम नहीं चलोगे? ये सवाल उसने खास उन्हीं नजरों से देखते हुए कहा था जो अंगद के दिल में गुदगुदी पैदा कर देती थीं। मुंह से बस यही निकला था, "अ, ऐसी तो कोई बात नहीं है।" तो पूछो मत, जहां ले चलूं चले चलो। ये बात उसने तरुणा जैसे ही अधिकार से कही थी। उस वक्त वो ऊंची एड़ी की सैंडल, काले रंग के स्लैक्स और सफेद रंग का ऐसा कुर्ता पहने हुए थी जिसकी छाती वाले स्थान पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, आई लव यू। अपने घने काले और लंबे बालों को उसने चौड़े मस्तक के चारों तरफ से समेटकर बांधा हुआ था, मगर फिर भी दाईं तरफ वाली बालों की एक लट रह रहकर कपोल पर बनने वाले छोटे से भंवर को चूमने लगती थी। उस लट को वो अपनी पतली पतली और नाजुक उंगलियों से बार बार दाएं कान के ऊपर लपेट रही थी। लिफ्ट से निकलकर अंगद कब उसके साथ पार्किंग में खड़ी उसकी गाड़ी के करीब पहुंच गया, उसे पता ही नहीं लगा। ऐसा शायद नंदिनी के जिस्म से निकलकर महक रही परफ्यूम की खुशबू के कारण हुआ था। फिर उसी खुशबू से बंधा वो बगल वाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट नंदिनी ने खुद संभाली थी। वो देखिए सर, नंदिनी। कहाँ? उधर पार्किंग में। ओ हाँ, अंगद भी साथ है। ये डायन उसे कहाँ ले जा रही है? इसका मतलब वो उस पर डोरे डाल रही है, ठीक वैसे ही जैसे अंकुर को किडनैप करने के लिए धनपत पर डाले थे। सीधी सी बात है, अंगद को जाल में फंसाकर इस बार वो रिम्पी को ले उड़ेगी।
हमें उसे रोकना होगा सर। रोकने से पहले देखना होगा कि वो जा कहाँ रहे हैं। ठीक है सर। वो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी बिल्डिंग के गेट की तरफ बढ़ रही है। हमें उसका पीछा करना चाहिए। तो सोच क्या रहे हैं सर, चलिए ना। काले खां ने चंद्रलेखा के प्रांगण के दूसरे सिरे पर मौजूद बुलेट को यू टर्न दिया और नंदिनी की गाड़ी के पीछे चल दिया। गाड़ी जब चंद्रलेखा के प्रांगण से निकलकर सड़क पर पहुंची तो अंगद ने कहा, अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वही सवाल। उसने अपनी चमकदार आंखों से उसकी तरफ देखा था। मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अंगद का दिल चाहा कि कह दे, अभी हमारी मुलाकात को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम पर विश्वास की बात कहने लगी, मगर ऐसा कह नहीं सका। इसीलिए इस क्षण उसे लगा कि तरुणा कहीं ठीक ही तो नहीं कहती, कहीं सचमुच जादूगरनी ही तो नहीं है ये, कहीं वास्तव में हिप्नोटाइज करना तो नहीं जानती, कहीं मैं इसके पाश में तो नहीं बनता जा रहा। जहन में ऐसे ख्याल आते ही दिल को पक्का किया और निश्चय कर लिया कि इसी मुलाकात में उसे बता देगा कि वो इमरान हाशमी नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट है। उसे पूरा विश्वास था कि ये पता लगते ही वो उस पर अपनी आंखों का जादू चलाना बंद कर देगी। वो बोली, रिम्पी की बर्थडे पार्टी में मेरे और तुम्हारे बीच कुछ बातें हुई थीं। क्या वो तुम्हें याद है? याद होते हुए भी अंगद ने थोड़े उखड़े हुए स्वर में कहा, मेरे और लोगों के बीच इतनी बातें होती हैं कि सबको याद रखने लगा तो मेरा दिमाग बातों के कबाड़े से ठसाठस भरा गोदाम बन जाएगा। इसलिए जो बातें जब होती हैं उन्हें वहीं छोड़कर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं याद दिलाती हूँ, मैंने तुमसे पर्दे पर किए जाने वाले किस के बारे में बात की थी। जब तुमने बताया कि शूटिंग के दरमियान इतने किस लेने पड़ते हैं कि हीरो हीरोइनों के होंठ सूज जाते हैं, तो मेरे मुंह से बरबस ही ये निकल गया था कि ना बाबा ना, मैं तो उसके अलावा किसी को किस नहीं दे सकती जिस पर मेरा दिल ना आए। भला ये भी कोई बात हुई कि अलग अलग लोगों से किस करते रहो। इस पर तुमने कहा था मुझे भी नहीं देंगी, और मेरे मुंह से निकल गया था आपकी बात और है। आपके किस लेने के स्टाइल की तो मैं हमेशा से फैन हूँ। आप किस कदर होठों को चूसते हैं। ये बात याद दिलाने का कोई कारण? जब मैंने बाद में सोचा तो इस बात पर बेहद आश्चर्य हुआ कि ये शब्द मैंने तुमसे कैसे कह दिए। आखिर कौन से नशे में थी मैं, समझ ही न सकी कि उस क्षण में इतनी बेशर्म कैसे हो गई थी। फिर दिमाग को एक झटका लगा तब जब इंस्पेक्टर काले खां ने तुम्हारे बारे में एक बात बताई। उसे सुनते ही समझ में आ गया कि वो शब्द मेरे मुंह से कुदरत ने क्यों निकलवाए थे। क्यों निकलवाए थे? और काले खां ने मेरे बारे में ऐसा क्या बता दिया जिसे सुनकर सेंटेंस अधूरा रह गया, क्योंकि नंदिनी गाड़ी रोक चुकी थी और जहां वो रुकी थी उसके ठीक सामने लगे बोर्ड पर लिखा था डॉक्टर R.K. कजारिया। उस नाम को पढ़ते ही अंगद के समूचे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि पलक झपकते ही उसे महकार द्वारा सुनाई गई सुकन्या की पूरी कहानी याद आ गई। यही तो था वो कजारिया जिसके क्लिनिक पर आकर उसकी दीदी ने अपने मरने की परवाह न करते हुए छिपकली की सारी पोल टेप करा दी थी। मुंह से निकला, क्या ये वही डॉक्टर कजारिया है जिसे अपनी विशेष पद्धति से असाध्य रोगों का इलाज करने में माहिर माना जाता है और जो लोगों को मशीन द्वारा हिप्नोटिज्म करके उन्हें पूर्व जन्मों तक ले जाता है? तुम मुझे महकार भैया द्वारा सुकन्या दीदी के बारे में सुनाई गई सारी कहानी सुना चुके हो, इसलिए समझ सकती हूँ कि डॉक्टर कजारिया से मिले भले ही न हो मगर उसके बारे में जानते हो। और यदि ये कहूँ तब भी गलत न होगा कि मुझे भी कजारिया तथा उसकी खासियत के बारे में उसी स्टोरी से पता लगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्योंकि मुझे लगता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊंगी तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। मतलब? डॉक्टर कजारिया की टेबल पर लेटने के बाद तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं भला उसकी टेबल पर क्यों लेटने लगा? शायद मेरी बातें सुनने के बाद लेटना चाहो। ऐसा क्या बताने वाली हो तुम? सबसे पहले ये कि काले खां ने मुझे बताया था कि तुम इमरान हाशमी नहीं बल्कि उसके डुप्लीकेट हो। अंगद को एक झटका लगा। इसका मतलब वो उसकी हकीकत पहले से जानती थी, और अब ये सोचते हुए उसके आश्चर्य को कोई ठिकाना नहीं मिल पा रहा था कि हकीकत जानने के बावजूद
उसकी उन नजरों का क्या कारण था जो उसके दिल में गुदगुदी पैदा कर देती थीं। नंदिनी ने पहले ही झटके में उसके और तरुणा के अनुमान को धराशायी कर दिया था। मुंह से केवल इतना ही निकल सका, तो आज से करीब 1 साल पहले दरभंगा में हमारे घर बद्रीनाथ से एक ज्योतिषी आया था। उसने 3 बातें बताई थीं। पहली, एक झटका लगेगा और सब कुछ बिखर जाएगा। दूसरी, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा था, बहुत मेहनत कर रही हो तुम, एक बार सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, लेकिन तुम हार नहीं मारोगी, दोबारा शुरू करोगी और सफलता मिलेगी। उस वक्त उसकी इन दोनों में से किसी भी बात का मतलब मेरी समझ में नहीं आया था। मैंने समझने की कोशिश की तो बोला, बाबा के मुंह से जो निकल जाता है निकल जाता है, उसका अर्थ नहीं समझाया करता। और बाद में एक रात पलक झपकते ही वो इमारत गिरी जिसमें हम रहते थे, अर्थात एक झटका लगा और सब कुछ बिखर गया। मेरी रिसर्च के वो कागज़ भी उसी में दफन होकर रह गए जिन्हें मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। मुझे अपनी रिसर्च दोबारा ABCD से शुरू करनी पड़ेगी, यानी उसकी दूसरी भविष्यवाणी भी सत्य हुई। तुमने तीसरी भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया। उसने कहा था कि जब तुम्हारा दूल्हा मिलेगा तो शुरू में अपना असली नाम नहीं बताएगा, उसका असली नाम कुछ और होगा और बताएगा कुछ और। अंगद बहुत जोर का ठहाका लगाकर हंसा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो दूल्हा मैं हूं? इस बात का इल्म मुझे ठीक उसी क्षण हो गया था जिस क्षण काले खां ने तुम्हारा असली नाम बताया, और इसीलिए तुम मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगी। अपने जीवन साथी को भला कौन प्यार भरी नजरों से नहीं देखता? बस बस देवी जी, अब बस करो। मैं इस तरह की भविष्यवाणियों को नहीं मानता, पर मैं मानती हूं, और उस ज्योतिषी की तीसरी भविष्यवाणी को झूठ मानने का सवाल ही नहीं उठता, जिसकी 2 भविष्यवाणियां सच हो चुकी हों। तुम मानती रहो, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिषी ने उससे आगे भी कुछ कहा था। मुझे नहीं सुनना। सुनने से क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर तुम्हें इससे तसल्ली मिलेगी तो सुना दो। उसने कहा था कि तुम्हारा साथ इस जन्म का नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर का है। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम कजरी और तुम्हारे दूल्हे का नाम बलवीर था। उससे पिछले जन्म में? वो उसने नहीं बताया, पर बताया तो उसने ये था कि हमारा साथ जन्म जन्मांतर का है। अंगद ने खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में कहा। पिछले जन्मों के बारे में न मैंने पूछा न उसने बताया, बल्कि मेरे पूछने पर तो उसने कुछ बताया ही नहीं था। जो बताया खुद बताया, और जो उसके मन में आया बताया। नंदिनी संजीदा स्वर में बोली, जब उसने ये सब कहा था तो मैंने भी इन बातों को तुम्हारी तरह मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन जब 2 भविष्यवाणियां खरी उतरी तो तुम मुझे इसीलिए यहां लाई हो। अंगद ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, डॉक्टर कजारिया की टेबल पर लिटाकर तुम मुझे मेरा पिछला जन्म दिखाना चाहती हो ताकि अपनी बातों पर विश्वास दिला सको। ये सच है। और नंदिनी ने थोड़ा गैप देकर कहा, यह भी सच है कि मैं खुद भी कंफर्म होना चाहती हूं। क्या तुम ही वो शख्स हो जिसके बारे में उस ज्योतिषी ने कहा था? तुम तो एक तरीके से कंफर्म ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे आगे चलकर ऐसा कोई दूसरा इंसान मिले जिसके 2 नाम हो। ज्योतिषी ने यह तो नहीं कहा था कि ऐसा एक ही इंसान मिलेगा। करेक्ट। वो मजाक के मूड में था। बात में दम तो है। यदि पिछले जन्म में तुम बलवीर निकले और तुम्हारी पत्नी का नाम कजरी हुआ तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। देखो, मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज अंगद, ऐसा मत कहो। अपने लिए न सही, मेरे लिए अंदर चलो। तुम्हें यहाँ लाने के 2 कारण हैं। पहला, मुझे मालूम था कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, मुझे अंधविश्वासी समझोगे। दूसरा, मैं कंफर्म होना चाहती थी कि वो तुम ही हो या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है नंदिनी कि हम पिछले जन्म में क्या थे और कौन थे, किसके साथ थे? हमारे सामने ये जन्म है और हमें यही जन्म जीना है, जिसे बगैर किसी उलझन के जीना चाहिए। मगर नंदिनी ने उसकी एक न सुनी, बराबर जिद करती रही। वैसे अंगद ने कहा भले ही चाहे जो हो, मगर अपने पिछले जन्म के बारे में जानने की जिज्ञासा तो उसके दिल में भी जाग उठी थी, इसीलिए वो तैयार हो गया। उसके बाद तरुणा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम अंदर चले गए।
डॉक्टर कजारिया से मिले। वो उसकी बात काटकर चिल्लाई, तुम टेबल पर लेटे? हाँ। क्यों? क्यों लेटे तुम उसकी टेबल पर? तरुणा के चीखने में रोने की आवाज थी। मुझे भी पूर्व जन्म के बारे में जानने की जिज्ञासा हो गई थी, या ये जानने के लिए मरे जा रहे थे कि तुम पिछले जन्म में उस जादूगरनी के पति थे या नहीं। उसने अंगद का गिरबान पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ा था। बेशक ये जिज्ञासा भी थी। चल गया ना तुम पर भी उस जादूगरनी का जादू। मैं पहले से ही जानती थी कि एक दिन वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी, मगर मुझे भी ऐसी वैसी मत समझना। आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। किसी को पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। मतलब? तरुणा, मशीन ने बताया कि पिछले जन्म में मेरा नाम सचमुच बलवीर था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव में, महल का, मैं उसी में रहता था। ये सारे दृश्य मैंने ठीक उसी तरह देखे हैं जैसे हम पर्दे पर पिक्चर देखते हैं। जो कुछ मैं देख रहा था वो बोल रहा था। मेरी आवाज टेप हो रही थी। हिप्नोटिज्म से बाहर आने के बाद मैंने वो टेप भी सुनी। मेरे पिता का नाम हरीराम, माँ का नाम कैला देवी, एक बहन भी थी सरला। मेरी शादी दूसरे जिले के गांव में रहने वाले धनीराम की बेटी कजरी से हुई थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं कैंसर से मरा था, लेकिन उससे पहले उसने मेरी बहुत सेवा की। और बस बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो रो पड़ी थी। ठीक है, नहीं सुनना चाहती तो नहीं सुनाता, कहने के साथ अंगद उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी तरुणा ने उसका हाथ पकड़ा और तेज झटका देकर वापस बैठाती हुई बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो? उसने भन्ना कर कहा। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि उसने और ज्योतिषी ने जो कहा वो सच है। पिछले जन्म में तुम उसके पति थे। हाँ। उसके बाद? उसके बाद क्या? क्या किया तुमने? क्या किया होगा? बाहों में भर लिया होगा उसे, गले से लगा लिया होगा, चूमा चाटा होगा। आखिर जन्म जन्म के बिछड़े प्रेमी जो हो तुम। हाँ तरु, मैंने यही किया। मैं भावुक हो गया था। मैं तुम्हें मार डालूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी, बोटी बोटी कर दूंगी तुम्हारी। और अंगद हंसने लगा था। हंसते हुए ही उसने तरुणा को बाहों में भर लिया, जबकि गुस्से में वो उसके बाजुओं से निकलने के लिए छटपटाती कहती चली गई, छोड़ो मुझे, उसी को बाहों में भरो तुम, वो तुम्हारी। अरे पगली, वो उसे और ज्यादा अपनी बाहों में कसता हुआ बोला, वही सब किया होता या करने का ख्वाहिशमंद भी होता तो तुम्हें ये सब बताता ही क्यों? उसके बंधन से निकलने की तरुणा ने कोशिश को ऐसे ब्रेक लग गए जैसे चाबी से चलने वाली गुड़िया की चाबी खत्म हो गई हो। उसने पूछा, मतलब? मैंने उससे सीधा सवाल किया था। अंगद ने गंभीर स्वर में कहा, ये क्या तुम नहीं जानती कि मैं और तरुणा एक दूसरे से प्यार करते हैं? कह दिया तुमने? डंके की चोट पर। तो क्या बोली वो? वो बोली, जानती हूं। तुमने कहा नहीं, फिर क्यों डोरे डाल रही हो मुझ पर? इस तरह तो नहीं कहा, लेकिन मतलब यही था। मुझे बताओ, क्या कहा तुमने? इसमें शक नहीं तरु कि ये जानने के बाद कि पिछले जन्म में सचमुच में बलवीर और वो मेरी पत्नी कजरी थी। वो बहुत भावुक हो गई थी और मेरी तरफ इस तरह देखने लगी थी जैसे उसने अपने खोए हुए पति को पा लिया हो। इसीलिए मैंने उसकी भावनाओं को चोट न पहुंचाते हुए समझाने वाले लहजे में कहा, नंदिनी, हमें पिछले जन्मों में उलझकर अपनी जिंदगी को जटिल नहीं बनाना चाहिए। अगर ये सच है कि पहले जन्म में तुम मेरी पत्नी कजरी थी, तो इस जन्म का सच ये है कि मैं तरुणा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। पिछले जन्मों में न उलझकर हमें इस जन्म को और इस जन्म के सच को स्वीकार करना चाहिए। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो क्या बोली वो? मोहब्बत भले ही तरुणा से करते रहो, लेकिन शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। अरे, बड़ी ढीठ लड़की है। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा, ऐसा नहीं होगा। वो मुझसे भी ज्यादा विश्वास के साथ बोली, ऐसा ही होगा। मुझे ये विश्वास इसीलिए है क्योंकि ये भविष्यवाणी उस ज्योतिषी ने की है जिसकी सभी भविष्यवाणियां एकदम सत्य साबित हुई हैं। मुझे नहीं पता कि ये होगा कैसे, पर होगा जरूर। तब तुमने क्या कहा? इसके अलावा और क्या कहता कि ठीक है,
तुम ज्योतिषी की भविष्यवाणियों के साथ जियो, मैं तो अपने प्यार और विश्वास के साथ जी रहा हूं। मेरे प्यारे अंगद, कहने के साथ उसने अंगद के चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। इसीलिए तो नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। तुमसे सच्चा प्यार करने वाला और कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो फिसल जाता। अरे अरे छोड़ो ना, क्या कर रही हो? अंगद खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की नकली कोशिश कर रहा था कि उसी समय जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। अंगद ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, बालाजी से है। कहने के साथ ही ऑन किया और कान से लगाता हुआ बोला, हाँ प्रेरणा जी, अंगद बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, एकता जी ने ये पूछवाया है कि तुम और तुम्हारी भांजी ठीक ठाक तो है? हाँ, ठीक है। जो हुआ उसके बारे में एकता जी को बताने के लिए ऑफिस आने ही वाला था कि क्या तुम टेनिस क्लब पहुंच सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो 3 बजे तक पहुंच जाओ। एक सीन है जो करना तो इमरान को था, लेकिन वो अभी तक कनाडा से लौटा नहीं है। एकता जी ने कहा है अंगद से करा लो। अंगद थोड़ा अटका, बोला, मैं एकता जी के आदेश को टाल तो नहीं सकता, लेकिन महाराज चंडिकामृत के आदेश के मुताबिक मुझे उनके आश्रम जाना है। वो मुझे मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे अंगद, यहीं से निकल जाना। ठीक है, आ रहा हूं। क्या एकता जी वहीं मिलेंगी? पक्का तो नहीं कह सकती। मुझे उन्हें बताना था कि महाराज चंडिकामृत के उनकी बात महाराज से हो गई है। अच्छा, तब तो उन्हें सब कुछ पता लग ही गया होगा। इसीलिए तो फोन कराया है कि तुम पहुंच रहे हो ना? पक्का। अंगद और नंदिनी के निकलते ही काले खां और राजपाल ने डॉक्टर कजारिया के क्लिनिक में कदम रखा और बाहरी कमरे में ही मौजूद कजारिया उन्हें देखकर चौंका। तुम यहाँ? मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी हमारी दूसरी मुलाकात हो जाएगी। काले खां ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके लिए तो मैं शोध की वस्तु हूँ, फिर आराम से अपने क्लिनिक में क्यों बैठे हैं? मेरी गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं रखे हुए? डॉक्टर कजारिया मुस्कुराया, तुम पर नजर रखने के लिए तुम्हारे साथ साथ रहना जरूरी नहीं है। अभी शायद मीडिया को तुम्हारे बारे में भनक नहीं लगी है। जैसे ही उन्हें ये पता लगेगा कि इस शहर में एक ऐसा शख्स घूम रहा है जिसका शरीर किसी और का है, आत्मा किसी और की, वो उसकी पल पल की खबर छापना और दिखाना शुरू कर देंगे और वो खबरें मुझ तक पहुंचने लगेंगी। बड़ा ही आसान रास्ता चुना है आपने। अब ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो? अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई है वो वही है जिसे शालू साबित करने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ था। नंदिनी? ओ हाँ, तुमने उसका नाम नंदिनी ही बताया था। और उसने भी, मगर मैं रिलेट न कर सका। ये बात जहन में ही नहीं आई कि वो नंदिनी हो सकती है। हम उसी का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। मतलब अभी तक उसे शालू सिद्ध नहीं कर पाए। कर दिया होता तो यहाँ झक क्यों मार रहे होते? क्या तुम सरिता से भी उसकी शिनाख्त नहीं करा सके? इस बार मैं सरिता को लेकर उसके पास पहुंच तो गया, मगर एक नया ही ड्रामा खड़ा हो गया। क्या? सरिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? तब तो नहीं, वो सच नहीं है। काले खां ने उसकी बात काट कर कहा था, मैं जानता हूं कि उसने झूठ बोला है। पर वो झूठ क्यों बोलेगी? उसका भी पता लगा लूंगा मैं। फिलहाल ये बताइए कि वो अंगद के साथ यहाँ क्यों आई थी? आए तो वो किसी और ही मकसद से थे, बल्कि ये कहा जाए तो ज्यादा सही होगा कि नंदिनी अंगद को लेकर आई थी, पर अंगद ने 5 साल पुरानी एक बात छेड़कर मेरे जहन के सभी तारों को बुरी तरह झंझना दिया है। कौन सी 5 साल पुरानी बात? 5 साल पहले सुकन्या नाम की लड़की अपना केस लेकर खुद मेरे पास आई थी। वो मेरी पहली पेशेंट थी जिसका मैं इलाज न कर सका, बल्कि अगर ये कहूँ तब भी गलत नहीं होगा कि वो केस आज भी मेरे लिए एक मिस्ट्री है। कैसी मिस्ट्री? उसके सिर पर एक छिपकली सवार थी। किसी के सिर पर छिपकली सवार थी? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये हकीकत है। सिर को खुरचती हुई छिपकली सुकन्या के कपाल में घुस गई और उसे मार डाला। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अंगद ने उसी सुकन्या की बात छेड़कर मेरे जख्म हरे कर दिए। उसने केवल यही नहीं बताया कि वो सुकन्या का भाई है, बल्कि एक ऐसी हैरत अंगेज स्टोरी सुनाई जिसके बाद फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि क्लिनिक में बंद रहूं
या अपने जहन में उमड़ घुमड़ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए फील्ड में उतर जाऊं। ऐसी क्या स्टोरी सुनाई उसने? उसने बताया कि उसे किसी औरत द्वारा बच्चों की बलि देने के सपने चमकते थे। पिछले दिनों एक ऐसे बच्चे की बलि का सपना देखा जिसे वो जानता था। साथ ही ये भी देखा कि उस औरत की अगली शिकार रिम्पी नाम की लड़की है। किस्मत उसे रिम्पी के घर ले आई और वहां पहुंचकर उसने जाना कि वो उसकी बहन सुकन्या की बेटी यानी कि उसकी भांजी है। सुकन्या के साथ जो हुआ था वो उसके बहनोई यानी महकार ने तब बताया जब रिम्पी के सिर पर भी छिपकली सवार हो गई। रिम्पी के सिर पर छिपकली सवार हो गई, कहता है, मगर अब फिक्र की कोई बात नहीं है। वो किन्हीं महाराज चंडिकामृत की शरण में पहुंच गया है। उन्होंने उसे न सिर्फ ये बता दिया कि बच्चों की बलियां देने वाली उस औरत का नाम कपाली है, बल्कि ऐसा इलाज भी कर दिया है कि अब छिपकली रिम्पी को परेशान नहीं कर सकती। चंडिकामृत ने उसे ये भी बताया कि बलियों के सपने उसे इसीलिए आते थे क्योंकि उन बलियों की सुकन्या की आत्मा लाइव देखती थी और उसकी आंखों में अंगद बसा था। उसकी आंखों से गुजरकर घटना सपना बनकर उसके जहन तक पहुंच जाती थी। काले खां कह उठा, आप बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। ये बातें मैं नहीं कर रहा, अंगद ने खुद बताई हैं। सुकन्या के साथ क्या हुआ था? कजारिया को जो मालूम था बताने के बाद बोला, कितनी अनोखी बात है। हिप्नोटिज्म होने पर सुकन्या ने जो बताया, उसकी मृत्यु के बाद अंगद को वैसे ही सपने दिखने लगे। मेरे सामने उसके द्वारा बताया गया चंडिकामृत का दावा भी था। जब से ये पता लगा है, तब से मन इस रहस्यमय घटना की गहराई में जाने के लिए बेचैन है, पर समझ नहीं पा रहा कैसे करूं। अगर ये कहा जाए कि वो सब सुनने के बाद काले खां और राजपाल के दिमाग सन्नाने लगे थे, तो गलत न होगा। कुछ देर बाद काले खां ने कहा, अब हम आपको एक ऐसी बात बता सकते हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग भी उसी तरह सन्नाने लगेगा जिस तरह मेरा जहन सन्नाया हुआ है। ऐसी क्या बात बताओगे तुम? हमें शक है कि नंदिनी ही कपाली है। क्या? सचमुच कजारिया उछल पड़ा। अंगद ने अपने जिस परिचित बच्चे की बलि का सपना देखा था, वो धनपत का बेटा अंकुर था। वही अंकुर जिसे शालू ने किडनैप किया था और जिसको तलाश करते करते हम रिम्पी के घर नंदिनी तक पहुंचे। ये तो बता ही चुके हैं कि भरपूर कोशिश के बावजूद अभी तक हम उसे शालू साबित नहीं कर सके हैं। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि वही कपाली है? इसमें शक नहीं ही कि अंकुर को शालू ने ही किडनैप किया। और याद रहे, आप ही के मुताबिक कपाली की शक्ल न सुकन्या ने देखी थी, न अंगद अपने सपनों में देख पाया। अगर नंदिनी ही शालू है तो कपाली भी वही होगी। तुम काफी दूर तक सोच रहे हो। शालू ने अंकुर के किडनैप को आसान बनाने के लिए धनपत को अपने रूप जाल में फंसाया था। हमारे ख्याल से ठीक वही चाल वो इस बार भी चल रही है। उसकी अगली शिकार रिम्पी है। रिम्पी अंगद को इमरान समझकर उसके बहुत नजदीक है। शायद इसीलिए इस बार वो अंगद को अपने रूप जाल में फंसा रही है। कजारिया के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे कुछ गुत्थियां सुलझकर उसके दिमाग में फैल गई हों। बोला, हाँ, यकीनन वो अंगद से मोहब्बत का दावा कर रही है, लेकिन लेकिन मेरी मशीन बता रही है कि उसका दावा सच्चा है। मतलब? नंदिनी का कहना था कि उसे एक ज्योतिषी ने बताया है कि पिछले जन्म में अंगद उसका पति था, जबकि अंगद इस बात को मानने को तैयार नहीं था। नंदिनी इसीलिए उसे मेरे पास लाई थी। मशीन ने बताया कि पिछले जन्म में वो वास्तव में पति पत्नी थे। इतनी सारी जानकारियां एक साथ मिल जाने के कारण काले खां की बुद्धि चकराई हुई थी। उसने राजपाल की तरफ देखा। उस बेचारे का हाल तो उससे भी बुरा था। पुनः कजारिया से बोला, आपकी मशीन झूठ नहीं बोल सकती? कजारिया ने दावे से कहा, बिल्कुल नहीं। तब तो गुत्थियां इस कदर उलझ गई हैं कि बगैर आगे बढ़े उन्हें सुलझाया ही नहीं जा सकता। वो खुद मशीन पर क्यों नहीं लेटी? राजपाल ने सवाल किया। मतलब? सर, वो काले खां की तरफ घूमा। डॉक्टर साहब की विद्या हमारी सभी समस्याओं का हल है। अगर नंदिनी को इनकी मशीन पर लिटा दिया जाए तो हम उसका पूरा अतीत जान सकते हैं। आराम से पता लग जाएगा कि वो शालू या कपाली है या नहीं। काले खां की आंखें जुगनुओं की तरह चमकने लगीं। उसने कजारिया से कहा, राजपाल की बात एकदम सही है।
मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या? कानून के मुताबिक मैं किसी को भी उसकी मर्जी के बगैर हिप्नोटिज्म नहीं कर सकता। हम उसे तैयार करने की कोशिश करेंगे, राजपाल बोला। और अगर वो तैयार नहीं हुई तो इस बात पर पक्की मोहर लग जाएगी कि नंदिनी, शालू और कपाली एक ही बला के 3 नाम हैं। वो रिम्पी को उठाने के लिए ही आई है। मैं तुझसे सहमत हूँ राजपाल, पर ध्यान रहे सर, हमें ठंडा करके खाना है। नंदिनी को देखते ही झपट नहीं पड़ना है उस पर। अंगद मोबाइल पर कह रहा था। मैं आ तो रहा हूँ प्रेरणा, पर एक मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या? जब मैंने रिम्पी को बताया कि मैं शूटिंग पर जा रहा हूँ तो वो जिद पर अड़ गई है। कहने लगी मुझे भी शूटिंग देखनी है। और वो ऐसी लड़की है कि अगर एक बार जिद पर अड़ जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रेरणा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, उसे भी ले आओ, देख लेगी शूटिंग। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है। जब से यूनिट के लोगों को उसके बारे में पता लगा है, सब उससे मिलना चाहते हैं। उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन अगर वहां किसी की चूक से रिम्पी को ये पता लग गया कि मैं इमरान नहीं बल्कि अंगद हूँ, तो बवाल खड़ा हो जाएगा। पता नहीं वो क्या हंगामा कर दे। उसकी चिंता मत करो, मैं यूनिट के सभी लोगों को समझा दूंगी कि तुम्हें इमरान कहकर ही पुकारें। तुम उसे ले आओ। ठीक है, कहकर अंगद ने कनेक्शन काट दिया। एक थी डायन की जिस सीन के लिए अंगद को बुलाया गया था, उसे टेनिस क्लब में फिल्माया जाना था। वहां भी शूटिंग देखने वालों की काफी भीड़ जुट गई थी। सिक्योरिटी भीड़ को इस तरह नियंत्रित किए हुए थी कि वो लोग शूटिंग देख भी लें और काम में बाधा भी न पड़े। अंगद के साथ रिम्पी ही नहीं, तरुणा, नंदिनी और महकार भी पहुंचे थे। तरुणा ने अंगद के सामने एकांत में नंदिनी की मौजूदगी पर एतराज उठाया था। कहा था, इसका हमारे बीच में क्या काम? तब अंगद ने कहा था, देखो तरु, बेवजह खुद को ईर्ष्या के जाल में मत फंसाओ। मुझ पर और अपने प्यार पर भरोसा रखो। रिम्पी उसके साथ रहना चाहती है और उसके साथ खुश है। उसी ने उससे शूटिंग पर चलने की जिद की है। और फिर जब मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है और ये बात मैं खुलेआम उससे कह भी चुका हूँ, तो साथ रहने पर वो मुझे खा नहीं जाएगी। इस तर्क के बाद तरुणा चुप रह गई थी, मगर दिल से अब भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रिम्पी सहित उन सबको कुर्सियों पर ठीक वहां बैठाया गया था जहां एक लंबे स्टैंड पर कैमरा लगा था। शायद ये कहने की जरूरत नहीं कि चंडिका मृत द्वारा दिया गया ताबीज इस वक्त भी रिम्पी के गले में पड़ा था। ताबीज को पहली बार देखने पर जब उसने पूछा था कि मेरे गले में ये ताबीज किसने और क्यों डाला, तो अंगद ने कहा था, इस ताबीज में विद्या माता की शक्ति है। इसे गले में डालकर पढ़ोगी और एग्जाम दोगी तो स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट बन जाओगी। उस वक्त उसने बड़ी मासूमियत से पूछा था, तो मेरे नंबर मयंक से ज्यादा आएंगे? कौन मयंक? अंगद ने पूछा। है एक मोटा लड़का, हमेशा मुझसे ज्यादा नंबर लाता है। गारंटी है, अगर तुम इसे कभी अपने गले से नहीं उतारोगी तो मयंक से ज्यादा नंबर आएंगे। तब तो मैं इसे हमेशा पहन के रखूंगी। यूनिट के सभी लोग जहां ये जानते थे कि रिम्पी के साथ क्या प्रॉब्लम है, वहीं ये भी जानते थे कि उस प्रॉब्लम के बारे में खुद रिम्पी को कुछ भी नहीं पता है। यानी कि वो नहीं जानती कि उसके सिर पर छिपकली सवार है। इसीलिए सभी को सख्त हिदायत थी कि उससे इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। और ये हिदायत भी दी गई थी कि अंगद को कोई अंगद नहीं कहेगा, बल्कि इमरान कहेगा और इमरान की ही तरह ट्रीट करेगा। जिस फ्लोर की तरफ कैमरे का रुख था, वो ऐसा नजर आ रहा था जैसे ओपन रेस्टोरेंट हो। थोड़े थोड़े गैप से पड़ी हुई गोल मेजें और उनके चारों तरफ चेयर्स। मेजों के ऊपर रंग बिरंगी छतरियां लगी थीं। चेयर्स पर जो लोग बैठे थे वो सभी उम्रों के थे। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। मेजों पर कुछ खाने पीने का सामान और ड्रिंक्स आदि भी थे। वेटर इधर उधर टहल रहे थे। रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ टेनिस कोर्ट नजर आ रहा था। रिम्पी ने करीब खड़े अंगद से पूछा, तुमने हमें यहाँ कैमरे के पास क्यों बिठाया है इमरान? वहाँ रेस्टोरेंट में क्यों नहीं बिठाया? अंगद ने हंसते हुए कहा, वो असली नहीं नकली रेस्टोरेंट है रिम्पी, फिल्मी रेस्टोरेंट। फिल्मी रेस्टोरेंट? वहाँ सीटों पर जो लोग बैठे हैं वो किसी रेस्टोरेंट में आए असली कस्टमर्स नहीं हैं, बल्कि जूनियर आर्टिस्ट हैं। फिल्म में वो सभी पर्दे पर नजर आने वाले हैं।
अगर तुम भी पर्दे पर नजर आना चाहती हो तो वहां बिठा देते हैं। ना बाबा ना, उसने ऐसे अंदाज में कहा कि सभी हंस पड़े। कुछ बताओ तो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। फिल्म में एक बच्चा है, जुबिन। उसकी उम्र 12 साल है। सब उससे बहुत प्यार करते हैं, बोबो भी। बोबो कौन? मैं। एक थी डायन में मेरा नाम बोबो है। ओके। इस सीन में हम जुबिन को उस टेनिस कोर्ट में टेनिस की बॉल से खेलते दिखाएंगे जो रेस्टोरेंट के पीछे नजर आ रहा है। ओह अच्छा। ये भी दिखाएंगे कि मैं यानी बोबो और उडवाडिया रेस्टोरेंट की एक सीट पर बैठे जुबिन के बारे में बातें कर रहे हैं। उडवाडिया कौन? ये भी मूवी का एक कैरेक्टर है। वो जुबिन के बारे में क्या बातें करते हैं? मूवी में दिखाया गया है कि जुबिन को मीशा नाम की एक डॉल दिखती है, मगर वो किसी और को नहीं दिखती। इस सीन में मैं और उडवाडिया उसी बारे में बातें करेंगे। उडवाडिया जुबिन को डॉल नजर आने का थोड़ा मजाक उड़ाएगा, मगर मैं फिक्र करूंगा। उसके बाद क्या होगा? बस इस सीन में इतनी ही शूटिंग होगी। इतनी सी? तुम देखना, इतनी सी शूटिंग में ही घंटों लग जाते हैं। कई बार रीटेक हो सकते हैं। तुम बोर हो सकती हो क्योंकि बार बार सेम ही सीन होता है। क्यों? होता है। कभी किसी से कोई गलती हो जाती है तो कभी किसी से। किसी एक से भी गलती हो जाए तो पूरे सीन को दोबारा शूट करना पड़ता है। बड़ी मेहनत का काम है। इसमें क्या मेहनत है? अब चुप हो जा मेरी अम्मा, वरना कन्नन अय्यर तुझे सेट से बाहर फिकवा देंगे, क्योंकि तेरे बोलने से उन्हें डिस्टर्ब होगा। कौन कन्नन अय्यर? वो देख, वो रहे उधर। अंगद ने कन्नन अय्यर की तरफ इशारा किया, जो इस वक्त ओवर बिजी नजर आ रहे थे। वो सिर पर छज्जे वाली कैप, पैरों में पीटी शू, स्काई कलर की जीन्स और लेनिन की सफेद शर्ट पहने हुए थे। उमस भरी गर्मी के कारण कमीज पसीने से तर होकर कई जगह से उनके दुबले पतले जिस्म से चिपक गई थी, मगर इस बात की जरा भी परवाह किए बगैर वो अपनी असिस्टेंट ताहा अनवर को कोई जरूरी बात समझा रहे थे। मैं यहाँ तुम्हारी गेस्ट हूँ। वो कौन होते हैं मुझे यहाँ से उठवाकर फिकवाने वाले? तुम्हें मालूम है ना, डायरेक्टर हीरो से भी बड़ा होता है। हाँ, ये तो मालूम है। वो एक थी डायन के डायरेक्टर हैं। ओह। ये शब्द रिम्पी के मुंह से निकला ही था कि कन्नन लपकते हुए से उसी तरफ आए और रिम्पी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, हेलो बेबी, आई एम कन्नन अय्यर। आई नो, पर अब मैं नहीं बोलूंगी। अरे क्यों क्यों नहीं बोलोगी? क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे ना। मैं डिस्टर्ब होऊंगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बोलने से तो बिल्कुल नहीं। और ऐसा किसने कहा तुमसे? इमरान ने। उसने अंगद की तरफ इशारा किया। क्यों इमरान? कन्नन ने रिम्पी को खुश करने के लिए इमरान को आंखें दिखाई तो इमरान बोला, बहुत बोल रही थी सर, पूरी फिल्म की स्टोरी यही जान लेना चाहती है। मैंने कब पूरी फिल्म की स्टोरी पूछी? बस यही तो कहा था कि इस काम में भला क्या मेहनत है। कोई मेहनत नहीं है बेबी, तुम बस देखती रहो हम कितनी आसानी से काम निपटाते हैं, कन्नन ने कहा। कहने के बाद रिम्पी को कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर वो फिर अंगद से बोले, तुमने अपने डायलॉग याद कर लिए? अच्छी तरह याद रहे। कैमरे की तरफ तुम्हारी पीठ है। इमरान होता तो उसे सामने वाली चेयर पर। कहते कहते कन्नन को याद आ गया कि वो क्या कहने वाले हैं। अचानक रुककर अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और रिम्पी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन ना पाकर राहत की सांस लेते हुए बोले, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें इधर वाली सीट पर बैठना है ताकि कैमरे की तरफ तुम्हारी पीठ रहे। इस सीन में हमें तुम्हारा नहीं बल्कि उडवाडिया का चेहरा दिखाना है, इसीलिए वो सामने वाली सीट पर बैठेगा। पीछे की तरफ टेनिस कोर्ट में जुबिन खेलता नजर आएगा। अंगद ने बस इतना ही कहा, ओके, पहले एक रिहर्सल हो जाए। मेरी तरफ से तो टेक ही ले लीजिए सर। चलो। कहने के साथ वो कैमरे के समीप खड़े सौरभ गोस्वामी की तरफ मुड़ गए और अंगद फ्लोर की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो फ्लोर पर मौजूद एक मेज के इस तरफ पड़ी चेयर पर जा बैठा। उसके सामने यानी कैमरे की तरफ फेस करके उडवाडिया बैठ गया। कैमरे के अंदर से झांकते हुए सौरभ ने उसकी चेयर थोड़ी बाईं तरफ सरकवाई, क्योंकि अंगद के कंधे से उसके चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा ढक रहा था। सारी तैयारियां होने के बाद कन्नन के
एक असिस्टेंट प्रोसित रॉय ने जोर से कहा। साइलेंस! सेट पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। लाइट! प्रोसित रॉय ने फिर कहा। लाइटें ऑन हो गईं। प्रोसित फिर बोला, कैमरा! सन्नाटे में कैमरा चलने की आवाज सुनाई देने लगी। साउंड! पुनः प्रोसित ने कहा और साउंड रिकॉर्डिस्ट ने अपने यंत्र ऑन कर दिए। एक लड़का कैमरे के सामने नजर आया, मगर वो इस तरह कि खुद कैमरे में कैद न हो सके। उसके हाथ में एक क्लैप था। उस क्लैप को ठीक कैमरे के सामने किया, जिस पर एक थी डायन 12-12-12, सीन 167 और टेक 1 लिखा हुआ था। लड़के ने वो सब बोला जो क्लैप पर लिखा था और जोर से क्लैप देकर तेजी से एक तरफ को हट गया। दृश्य शूट होना शुरू हो गया था। जुबिन पीछे टेनिस की बॉल से खेलता नजर आ रहा था। उडवाडिया ने अंगद की तरफ देखते हुए कहा, मेरे घर के बगल वाली गली में एक बाबा रहता है, बाबा बंगाली, उससे समय लेना था। अंगद चुपचाप बैठा रहा। उडवाडिया अचानक जोर से हंसता हुआ कहता है, भूत प्रेत चुड़ैलों का तसल्ली बख्श इलाज करने वाला महान तांत्रिक। अंगद कोर्ट में खेल रहे जुबिन की तरफ इशारा करता हुआ बोला, इसे मीशा सिर्फ सुनाई ही नहीं, दिखाई भी दे रही है। ये भी अफसाने बुन रहा है मेरी तरह। उडवाडिया ने कहा, बिल्कुल, वो तुम्हारी उम्र का है। अंगद ने कहा, मैं 32 का हूं। उडवाडिया फिर बोला, तुम्हारी चुड़ैल उम्र। तुम भी 11 वर्ष के थे ना जब ये डायन तुम्हारी जिंदगी में आई थी। नो नो, कट! अचानक कन्नन कह उठा, सब गड़बड़ हो गया। जुबिन, तुम्हें बॉल इस तरफ मारनी चाहिए थी, क्योंकि जिस वक्त उडवाडिया ये डायलॉग बोल रहा है उस वक्त बॉल वहां से आकर इसके पैर में लगनी चाहिए थी। टेनिस कोर्ट में खड़े जुबिन ने वहीं से कहा, सॉरी सर। फिर करते हैं। कन्नन ने ऐसा कहा ही था कि कोई चीखता सा बोला, इमरान साहब आ गए। सबका ध्यान भंग हो गया। चौंक कर आवाज की दिशा में देखा और फिर पब्लिक में खलबली सी मच गई। सबके मुंह से निकलने लगा था, इमरान, इमरान। रिम्पी ने भी उधर देखा। अंगद फ्लोर से दौड़ता हुआ इधर आया। नंदिनी ने रिम्पी और इमरान हाशमी के बीच आने की कोशिश की थी ताकि वो इमरान को न देख सके, लेकिन रिम्पी कुर्सी से खड़ी हो चुकी थी। किसी ने ये भी कह दिया, कनाडा से कब आए इमरान साहब? एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रहा हूं, कहता हुआ इमरान हाशमी कैमरे के करीब आ गया। सबने खूब कोशिश की कि रिम्पी इमरान को न देख सके, मगर वो देख चुकी थी और उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। पब्लिक को तो खैर कुछ पता नहीं था, लेकिन यूनिट के सभी लोग बौखलाए हुए थे। इमरान हाशमी ने कन्नन के करीब पहुंचकर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो सर। तो तुम कब आए अंगद? हड़बड़ाए हुए कन्नन बोले। इमरान हाशमी चकराया। अंगद? हाँ। अंगद जल्दी से बोला, तुम अंगद ही तो हो, मेरे डुप्लीकेट। कब आए कनाडा से? ये सब कहने के साथ वो बार बार आंखों से रिम्पी की तरफ इशारा करता हुआ उसे समझाने की चेष्टा कर रहा था, मगर इमरान की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कहा, अबे पागल हो गया है क्या? अंगद तू है या मैं? तू तू है अंगद। बुरी तरह बौखलाया हुआ वो अब भी इमरान को समझाने की कोशिश कर रहा था। पब्लिक तो साली पागल है जो तुझे इमरान समझ रही है। इमरान तो मैं हूं। क्योंकि सबके द्वारा बार बार रिम्पी की तरफ इशारा किया जा रहा था, इसीलिए इमरान ने उस रिम्पी की तरफ देखा जो आंखें फाड़े उसी को देख रही थी। और फिर पलक झपकते ही उसे याद आ गया कि कनाडा जाने से पहले क्या प्रपंच रचा गया था। वो समझ गया कि यही लड़की रिम्पी होगी। जल्दी से अंगद की तरफ देखता हुआ बोला, माफ करना इमरान, पब्लिक ने मुझे इमरान समझा तो सोचा क्यों न कुछ देर के लिए मजाक ही कर लिया जाए। वही तो मैं कहूं कि आज तुझे क्या हो गया है? अंगद खिसियानी हंसी हंसता हुआ कहता चला गया, मुझसे थोड़ी शक्ल क्या मिलती है, खुद को तू इमरान हाशमी समझने लगा। सॉरी सर। रिम्पी? अंगद ने झुककर रिम्पी से कहा, इससे मिलो, ये मेरा डुप्लीकेट है। अंगद है इसका नाम। तुमने तो सुना ही होगा, सब आर्टिस्टों के डुप्लीकेट होते हैं। रिम्पी की आंखें डबडबाई हुई थीं। वो एकदम फट पड़ी। चीट किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं रिम्पी, मैं सच कहता हूं, मैं इमरान हूं और ये अंगद। झूठ! उसने बहुत जोर से कहा,
तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इमरान के चेहरे पर ये निशान नहीं है। कहने के साथ उसने उसके होठों के नीचे मौजूद चोट के उस छोटे से निशान की तरफ इशारा किया जो उसे इमरान से अलग करता था। अब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सब सन्न रह गए। अगर यूं कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा कि सब उस छोटी सी लड़की से हार गए थे। वो तेजी से पैर पटकती हुई एक तरफ को दौड़ी। अंगद दौड़ता हुआ आगे निकला और जमीन पर बैठकर उसका रास्ता रोकता हुआ बोला, सॉरी रिम्पी, माफ कर दे मुझे, ये सब हमें मजबूरी में करना पड़ा। रास्ते से हट जाओ। जिस दिन तेरे पापा तेरी जिद पर इमरान को लेने फिल्म सिटी पहुंचे थे, उसी दिन इमरान को कनाडा जाना जरूरी था। तेरे पापा कहने लगे, रिम्पी की जिद है कि उसके बर्थडे में इमरान जरूर होना चाहिए। तब फैसला हुआ कि मुझे कुछ नहीं सुनना। खुद इमरान भी इस फैसले में शामिल था, तो पूछ सकती है। अंकल ठीक कह रहा है रिम्पी। तब तक वहां पहुंच चुका इमरान भी जमीन पर बैठ चुका था। उस दिन मेरा कनाडा जाना जरूरी था, इसीलिए अंगद को भेजना पड़ा। रिम्पी गुस्से से नथुने फुलाती दोनों को घूरती रही। मैं इमरान न सही रिम्पी, लेकिन तेरा मामा हूं। अंगद की आंखें भर आई थी। जानती है ना मामा कौन होता है? मैं तेरी मम्मी का भाई हूं। सुकन्या मेरी दीदी थी। फिर चीटिंग। मम्मी ने तो कहा था उनके भाई का नाम सुजान है। हाँ रिम्पी, मैं ही सुजान हूं। जब मैं छोटा था तो मेरा ही नाम सुजान था। झूठ, झूठ, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। ये सच है रिम्पी, मैं प्रूव कर सकता हूं। तो करो। अंगद रिम्पी को, तरुणा, महकार और नंदिनी को साथ लिए सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचा था, मगर उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनके साथ सुकन्या की आत्मा भी थी। अंगद के माता पिता यानी मोहित बनर्जी और गंगोत्री पर नजर पड़ते ही रिम्पी की बड़ी बड़ी आंखें सुकड़ती चली गईं। उसके मासूम चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए और वो कहने लगी, आप तो मेरे नानू और नानी हैं। नानू नानी? अधेड़ मोहित और गंगोत्री के मुंह से ये शब्द निकले। फिर गंगोत्री रोती सी बोली, कौन है रितु? ये रिम्पी है माँ, सुकन्या दीदी की बेटी। सुकन्या की बेटी? तू सच कह रहा है? हाँ माँ, ये दीदी की ही बेटी है। ये तुझे कहाँ मिल गई? बस माँ, मुझे किस्मत ले गई थी दीदी के घर। लेकिन इन शब्दों के साथ गंगोत्री ने मोहित की तरफ देखा था। शायद वो ये जानना चाहती थी कि सुकन्या का नाम सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। डरा सहमा सा अंगद भी इसी तलाश में अपने पिता के चेहरे को देख रहा था। मोहित के जबड़े कसे हुए थे। सख्त लहजे में अंगद से बोले, क्यों गया वहां? वो मिल भी गई थी तो क्यों मिला उससे? मैंने कहा था ना वो हमारे लिए। वो सचमुच मर गई है पापा। अंगद ने उसकी बात काट कर कहा, दीदी अब सचमुच इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? सचमुच मर गई वो? मोहित बनर्जी को जैसे अपनी जिंदगी का सबसे गहरा झटका लगा था। सारा शरीर कांप गया, चेहरा बिगड़ गया, आंसू उमड़ आए और मुंह से रोते हुए ये शब्द निकले, सचमुच इस दुनिया में नहीं रही मेरी बेटी। हाँ पापा, वो हम सबको छोड़कर चली गई। कैसे? कैसे एक बाप की बद्दुआ लग गई उसे। कहने के साथ ही वो वहीं बैठ गए जहां खड़े थे और फूट फूट कर रोने लगे। पापा। रोते हुए अंगद ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, मगर सुकन्या की उस आत्मा को कोई नहीं देख सका जो उन सबसे बुरी तरह से रो रही थी और अपने पापा की आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। बेटियों को बाप की दुआएं तो लगती हैं, मगर बद्दुआएं नहीं लगती। फिर मेरी बेटी को मेरी बद्दुआ कैसे लग गई? रो रो कर कहने के साथ ही वो बार बार अपना सिर दीवार पर मारने लगे। अंगद और सुकन्या की आत्मा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। आत्मा तो बेचारी कामयाब न हो सकी, लेकिन रोते हुए अंगद ने जरूर उन्हें कस कर अपनी बाहों में भर लिया था। गायत्री भी बुरी तरह से रो रही थी। महकार, तरुणा और नंदिनी की आंखों में भी आंसू थे। बस रिम्पी थी जिसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों रो रहे हैं। वो गंगोत्री के करीब पहुंचकर बोली, तुम क्यों रो रही हो नानी? और गंगोत्री ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर कलेजे में भींच लिया, जबकि रिम्पी बोली, जब मैंने मम्मी से पूछा था
कि आप, नानू और मामा मुझसे कभी मिलते क्यों नहीं, तो मम्मी ने कहा था कि आप सब उनसे नाराज हैं। आप नाराज क्यों थी नानी? हम उससे नहीं बल्कि हमारी किस्मत हमसे नाराज थी बेटा। गंगोत्री फफक पड़ी। हमारी किस्मत हमसे नाराज थी। पर रिम्पी, तूने यहाँ आते ही इन्हें पहचान कैसे लिया? तुझे कैसे पता लगा कि ये तेरे नानू और नानी है? महकार ने पूछा। मम्मी ने मुझे एक फोटो दिखाई थी। उसमें नानू, नानी, मम्मी और छोटे से मामा थे। उन्होंने बताया था कि मामा का नाम सुजान है। महकार समझ गया कि सुकन्या ने रिम्पी को वो फोटो दिखाया होगा जिसे उस रात वो घर से लेकर अपने साथ आई थी। गंगोत्री पागलों की तरह रिम्पी को चूमे चली जा रही थी और रोए चली जा रही थी। उस दृश्य को देखकर सुकन्या की आत्मा को बहुत राहत मिली थी। उसके आंसू सूखते चले गए। रिम्पी की जिम्मेदारी उन सब पर छोड़कर अंगद चंडिकामृत के आश्रम में आ गया था। चंडिकामृत ने बगैर देर किए सबसे पहले उसे परकाया प्रवेश के बारे में बताया। महाराज चंडिकामृत के परकाया प्रवेश को देखकर अंगद की आंखों में आश्चर्य का सागर उमड़ आया था। वो वैसा ही परकाया प्रवेश था जैसा कुछ दिन पहले चंडिकामृत के पंचामृत जैसे शिष्यों ने देखा था। अर्थात उसने चंडिकामृत के असली जिस्म को लाश की तरह लुढ़कते और उस महिला के जिस्म को उठकर बैठते देखा था, जो कुछ ही क्षण पहले एक लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। जिस आवाज को कुछ देर पहले वो महाराज चंडिकामृत के मुंह से निकलते देख और सुन रहा था, वही आवाज अब उस महिला के मुंह से निकल रही थी। परंतु जो आंखों ने देखा उस पर उसे विश्वास आकर नहीं दे रहा था। इसीलिए बोला, ये कैसे संभव है? सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को अच्छी तरह बैठा लो कि ये कोई चमत्कार नहीं है। महिला के मुंह से चंडिकामृत की धीर गंभीर आवाज निकली। कपाली जैसे दुष्ट लोग इसे चमत्कार बताकर भोले भाले लोगों को ठगते ही नहीं है, बल्कि इसका दुरुपयोग भी करते हैं। परंतु वास्तव में ये एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मानव जाति के कल्याण हेतु बनाई गई है। वैज्ञानिक प्रक्रिया? साइंस तो तुमने पढ़ी होगी, अंगद ने कहा। पढ़ी है। वैज्ञानिकों ने अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए हैं। तुम भी इस सिद्धांत को मानते होगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक विशेष पावर सर्किट के बगैर काम नहीं कर सकता। मानते हो ना? ये सत्य है। तो इस सत्य को वैज्ञानिक लोग अपने शरीर पर लागू करना क्यों भूल गए? मैं समझा नहीं महाराज। बगैर पावर सर्किट के शरीर ही कैसे काम कर सकता है? मतलब जो हम बताने जा रहे हैं वो सब ऋग्वेद में लिखा है। साइंस से भरा पड़ा है ये ग्रंथ। दुर्भाग्य से मैंने नहीं पढ़ा महाराज। सचमुच ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम अपनी नई पीढ़ी को वो ग्रंथ नहीं पढ़ा रहे जिन्हें ज्ञान का भंडार कहा जाए तो जरा भी कम न होगा। इसीलिए ये पीढ़ी अज्ञान है। ऋग्वेद क्या कहता है महाराज? दरअसल ऋग्वेद में वर्णित विज्ञान के मुताबिक शरीर भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और ये भी एक विशेष पावर सर्किट के अभाव में काम नहीं कर सकता। हमारे प्राचीन विज्ञान में शरीर के पावर सर्किट का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। हमारे पास एक नहीं बल्कि दो शरीर हैं। पहला वो जो आंखों से नजर आता है, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा वो जो नजर नहीं आता, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जिस पावर सर्किट के कारण स्थूल शरीर क्रियाशील है, वास्तव में वो हमारे सूक्ष्म शरीर में सक्रिय है। सूक्ष्म शरीर में जो ऊर्जा बह रही है उसका स्रोत पावर स्टेशन अथवा ट्रांसफॉर्मर हमारी भ्रुकुटियों के बीच में स्थित है। जिस क्षण ये पावर स्टेशन या ट्रांसफॉर्मर सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करनी बंद कर देगा, उस क्षण ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी अंधेरा छा जाएगा, जैसे ट्रांसफॉर्मर में गड़बड़ी होने पर लाइट गुल हो जाती है। इस घटना को आम बोलचाल की भाषा में मृत्यु होना कहा जाता है। हमारे पास बिजली के ट्रांसफॉर्मर को सुधारने वाले इंजीनियर्स हैं, लेकिन शरीर के ट्रांसफॉर्मर को सुधारने का ज्ञान रखने वाले नहीं हैं। जिस दिन ऐसे इंजीनियर्स पैदा हो गए जो प्राचीन विज्ञान के ज्ञान से ही हो सकते हैं, उस दिन के बाद कोई जीव मरेगा नहीं। उधर उसकी भ्रुकुटियों के बीच रखे ट्रांसफॉर्मर में खराबी आई, इधर इंजीनियर ने दुरुस्त की और प्राणी पुनः इस तरह उठ खड़ा होगा जैसे विद्युत के अभाव में रुक गया पंखा विद्युत आने पर चल पड़ा हो।
आप कमाल की थ्योरी बता रहे हैं महाराज। तड़ित चालक का नाम सुना है? तड़ित चालक? जी हाँ, वही ना, जो बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर लगा रहता है। हाँ, वही, लोहे की रॉड जैसा। क्या तुम बता सकते हो कि वो वहां क्यों रहता है? क्या काम है उसका? जिस इमारत पर वो लगा हो, बादली बिजली उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि वो बादलों से टूटकर गिरी बिजली को खींचकर जमीन के अंदर पहुंचा देता है। ठीक इसी तरह भ्रकुटियों के बीच केंद्रित ट्रांसफॉर्मर ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचकर अपने पावर सर्किट में प्रवाहित करता है और सभी सर्किटों से गुजरती ये ऊर्जा पैरों के रास्ते धरती में समा जाती है। ऊर्जा का मुख्य मार्ग रीढ़ की हड्डी होता है, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ सतत प्रवाहित रहती है और रीढ़ की हड्डी का निचला पॉइंट इस ऊर्जा को विकृत करता है। लेकिन इस संरचना का उस क्रिया से क्या संबंध है महाराज, जो अभी अभी आपने दिखाई? तुमने जरूर देखा होगा, जब हम एक शरीर से निकलने के लिए समाधि लीन होते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर बैठे नजर आते हैं। सबसे पहले हम अपने चित्त को एकाग्र करके रीढ़ की हड्डी के निचले पॉइंट पर केंद्रित करते हैं। उसके बाद बलपूर्वक सोचते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊर्जा प्रवाहन ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रवाहन सचमुच हमारी सोच से प्रभावित होकर विपरीत दिशा में होने लगता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। हैरान अंगद ने पूछा, केवल सोचने मात्र से ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? कभी कभी तुमने देखा होगा कि जो तुमने सोचा वो हो गया। इससे संकेत मिलता है कि सोच में शक्ति है, मगर हम उसका सदुपयोग करना नहीं जानते। ये हकीकत है अंगद कि हमारी सोच हम पर सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। ये बात समझ में नहीं आई महाराज। यकीन रखो अंगद, हमेशा और हर हाल में वही होगा जो तुम एकाग्रचित्त होकर सोचोगे और चाहोगे। उसके विपरीत कुछ हो ही नहीं सकता। जरूरत अपनी सोच की शक्ति को जागृत करने की है। पहले सोच की शक्ति को जागृत करो, फिर उसे विकसित करो और विकसित करो और विकसित करो। जितनी विकसित करोगे उतने ही ऐसे कार्य करने में सफल होगे जिन्हें साधारण लोग चमत्कार कहते हैं। सोच की शक्ति को जागृत करने और उसे विकसित करने की प्रक्रिया क्या है महाराज? केवल धैर्य के धनी ही उसे कर पाते हैं। आप बताइए, मैं अपनी भांजी को बचाने और बहन की मौत का बदला लेने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहले तो वो जुनून होना चाहिए जो हम तुम्हारे अंदर देख रहे हैं। महिला के मुंह से महाराज चंडिकामृत कहते चले गए। मैं परकाया प्रवेश की क्रिया तक पहुंचने का मार्ग बताता हूँ, जो तुम्हें आज चमत्कारी और असंभव लग रहा है। चाहो तो वही कार्य एक दिन तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि न तो ये कोई सिद्धि है और न ही कोई मंत्र जपना पड़ता है। ये विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सोच में शक्ति भरने के लिए सबसे पहले मन को एकाग्र करने का अभ्यास होगा। कैसे? पद्मासन की मुद्रा में बैठो, अपने सामने वाली दीवार पर एक बिंदी चिपका लो और ध्यान को हर तरफ से हटाकर केवल बिंदी पर केंद्रित कर लो। ये काम उतना आसान नहीं है जितना हमारे बताने से लग रहा है। मन बार बार ध्यान को बिंदी से भटकाकर अन्यंत्र ले जाएगा, मगर तुम्हें पुनः बिंदी पर लाना है। यूं समझो कि अपने मन से युद्ध लड़ना है तुम्हें, और अपने मन को परास्त कर डालना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। वो तुम्हें परास्त करने का पूरा प्रयत्न करेगा और तुम्हें उसे परास्त करने के लिए संपूर्ण आत्मिक शक्ति का प्रयोग करना है। शुरू में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर तुम वास्तव में ध्यान लगाना चाहा है तो एक दिन निश्चय ही विजयी होगे। अर्थात ध्यान की चारों तरफ से हटाकर जितनी देर चाहो बिंदी पर तुम केंद्रित कर सकोगे। उसके बाद मजबूती के साथ ये सोचना शुरू करो कि तुम्हें उस बिंदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोज अभ्यास करो, तब तक करते रहो जब तक सचमुच बिंदी और केवल बिंदी ही नजर न आने लगे। ये आर्ट अर्जुन के पास थी, तभी तो उसे मछली भी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख नजर आ रही थी। यकीन रखो, निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बिंदी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। इस क्रिया में पारंगत होने के बाद दीवार से बिंदी हटा लो और अब उसी मुद्रा में बैठकर
अपनी नाक की नोक को देखो। ऐसा करने पर मस्तक के त्राटक बिंदु पर जोर पड़ेगा। आंखें स्वतः बंद होती चली जाएंगी। ध्यान को भ्रुकुटियों के बीच केंद्रित रखो। बंद आंखों के समक्ष अंधकार हो जाएगा। अब ये सोचो कि उस अंधेरे में तुम्हें रोशनी का एक हल्का सा बिंदु नजर आ रहा है। शुरू में केवल सोच कर रह जाओगे, बिंदु नजर नहीं आएगा, परंतु उचित अभ्यास के बाद निश्चय ही तुम्हारा सोचा हुआ बिंदु प्रकट होगा, मगर वो स्थिर नहीं होगा। कभी अंधेरे पर्दे के दाएं नजर आएगा, कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी चमकने लगेगा, कभी गायब हो जाएगा। तुम्हें निरंतर अभ्यास से उसे स्थिर करना होगा। जब स्थिर हो जाए तो उसके बड़े होने की कल्पना करो। सतत अभ्यास से वो बड़ा होता चला जाएगा और एक दिन पाओगे कि संपूर्ण अंधेरा पर्दा रोशनी के पर्दे में बदल गया है। इतने अभ्यास के बाद सामान्य अवस्था में भी जब तुम आंखें बंद करोगे तो अंधेरे के स्थान पर रोशनी नजर आएगी, दिव्य रोशनी। संसार में अब तक तुमने जितनी रोशनी देखी है, उन सबसे ज्यादा चमकदार रोशनी। ये रोशनी तुम्हारे अंतर मन को बहुत सुकून पहुंचाएगी। क्या ऐसा सचमुच होगा महाराज? दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ धैर्यपूर्वक ये सब करके देखो, निस्संदेह होगा। अब रोशनी के पर्दे पर उससे ज्यादा रोशनी वाले बिंदु को तलाशने की इच्छा करो। कुछ दिन बाद वो भी साफ नजर आने लगेगा। उसे भी स्थिर करने के बाद बड़ा करते चले जाओ। जब वो पूरे पर्दे पर फैल जाए तो उससे तेज रोशनी वाले बिंदु की कल्पना करो। इस तरह रोशनी के 7वें पर्दे तक पहुंचो। बड़ी लंबी प्रक्रिया है महाराज। तो क्या तुम सोच रहे हो कि बटन दबाते ही शरीर बदल डालने का चमत्कार किया जा सकता है? मेरे सामने एक घटना ऐसी भी है महाराज, जिसमें ऐसे किसी भी प्रयत्न के बगैर पलक झपकते ही शरीर बदल गया। तुम काले खां की बात कर रहे हो। आपको कैसे पता महाराज? अंगद को आश्चर्य हुआ। महिला के गुलाबी होठों पर मुस्कान दौड़ी। तुम्हें उसके बारे में नंदिनी ने बताया, मगर हमें हवाओं ने बता दिया। हवाओं ने? बेशक, हवाएं हमसे बात करती हैं, मगर उस सबके बारे में बताने लगे तो भटक जाएंगे। इसीलिए इस वक्त सिर्फ इतना सुनो कि काले खां की आत्मा उसके अपने प्रयत्न से आनंद के जिस्म में नहीं पहुंची, बल्कि ऐसा कपाली ने किया है। उसने ऐसा क्यों किया? बड़ी जिद्दी और अहंकारी है वो। काले खां सुपर नेचुरल पावर्स को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो भी जिद पर अड़ गई कि उसे अपनी ताकत का एहसास कराकर ही दम लेगी। इसीलिए उसने उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकालकर आनंद के शरीर में डाल दिया। मगर आत्मा के इस तरह किसी दूसरे शरीर में पहुंचने और परकाया प्रवेश में जमीन आसमान का अंतर है। जो शक्तियां तुम परकाया प्रवेश के माध्यम से प्राप्त करोगे, वो शक्तियां काले खां को कभी नहीं मिल सकती। वो तो दया का पात्र है, जबकि तुम एक खास शक्ति के प्रतीत होगे। इसमें शक नहीं कि प्रक्रिया लंबी और जटिल है, परंतु एकाग्रता पूर्वक की जाए तो सफलता अर्जित करने में अधिक समय नहीं लगता। जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी फल पाओगे। उसके बाद महाराज? अब तुम ध्यान को केंद्रित करने की विद्या में पारंगत हो गए हो, अतः पद्मासन की मुद्रा में बैठकर उसे सूक्ष्म शरीर पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, तुम्हारे स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। निरंतर अभ्यास से तुम्हें सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे उसे स्पष्ट देखने लगोगे। साथ ही नजर आएगा सूक्ष्म शरीर में फैला ऊर्जा का वो पावर सर्किट जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अब तुम्हें उस बिंदु को तलाश करना है जहां पावर सर्किट आत्मा से जुड़ा है। अपने संपूर्ण आत्मबल को इकट्ठा और संचित रखो। सूक्ष्म शरीर को मानसिक आदेश देना शुरू करो। आत्मिक बल से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग होने का आदेश दो। ध्यान आत्मा से जुड़े पॉइंट पर केंद्रित करो। मानसिक श्रम के जरिए सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करो। इस प्रयास में तुम आसानी से कामयाब नहीं होगे, पर जुटे रहो। धैर्य और आत्मविश्वास को मत डिगने दो। सफलता मिलने का विश्वास रखने पर सफलता जरूर मिलती है। जब रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रवाहित ऊर्जा सर्किट को नीचे से ऊपर यानी विपरीत दिशा में मोड़ने में सफल हो जाओगे, तो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालने में भी कामयाबी मिल जाएगी और सूक्ष्म शरीर के साथ तुम खुद भी स्थूल शरीर से बाहर आ जाओगे।
उस वक्त तुम्हारा शरीर हर एक की नजर में केवल एक लाश होगा। लेकिन हैरत में डूबे अंगद ने पूछा, दूसरे शरीर में कैसे प्रविष्ट हुआ जा सकता है? सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर लेने की विद्या में पारंगत होने के दरमियान तुम्हें शरीर के संपूर्ण पावर सर्किट का ज्ञान हो जाएगा। तुम्हें मालूम होगा कि सूक्ष्म शरीर को किस तरह और किस मार्ग से बाहर निकालना और इसमें प्रवेश कराना है। शुरू में इस प्रक्रिया का अभ्यास अपने स्थूल शरीर पर करो, यानी बार बार अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालो और प्रवेश कराओ। सिद्धहस्त होने के बाद किसी भी निर्जीव परंतु स्वस्थ शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। काफी लंबी साधना के बाद ये संभव है, अंगद कहने लगा। पर असंभव नहीं है। वो मुस्कुराए। ये तो मान गए ना? जिस ढंग से आपने समझाया उसके बाद न मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मगर मगर क्या कोई तांत्रिक अपने स्थान पर बैठा मीलों दूर मौजूद किसी अन्य शख्स को मार सकता है? पूछते वक्त अंगद के जहन में अखिल की मृत्यु थी। चंडिकामृत ने एक ही शब्द कहा, यकीनन। ऐसा कैसे संभव है? विस्तार में गए तो बात पुनः गूढ़ और लंबी हो जाएगी। संक्षेप में यूं समझो कि तुमने विज्ञान नहीं पढ़ा, न ही टीवी नामक किसी वस्तु को जानते हो, और ये कहा जाए कि तुम घर बैठे मीलों दूर की गई न केवल आवाज सुन सकते हो बल्कि वहां के दृश्यों को भी देख सकते हो, तो यकीन कर लोगे या ऊंचे दर्जे की गप मानोगे? गप? मगर तुम्हें मालूम है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि तुमने विज्ञान पढ़ा है, टीवी देखा है। बात तो ठीक है, यही फर्क है। विज्ञान तुमने पढ़ा है, उसके आधार पर बनाई गई चीजों को देख और भोग रहे हो, इसीलिए न वो असंभव लगती हैं न चमत्कारी। परंतु प्राचीन विज्ञान की तुम्हें शिक्षा नहीं दी गई, इसीलिए उसके जरिए जो किया जा सकता है वो असंभव और चमत्कारी लगता है। जबकि हकीकत ये है कि जो विज्ञान तुमने पढ़ा है वो प्राचीन विज्ञान से बहुत पीछे है। उदाहरण के लिए परकाया प्रवेश वाली विधि काफी है। विज्ञान के मुताबिक अभी ये संभव नहीं है। जहां तक तुम्हारे सवाल के जवाब का प्रश्न है, तो फिलहाल इतना कह सकते हैं कि प्राचीन विज्ञान में अनेक अनुष्ठानों का विस्तृत ब्यौरा है। मारण अनुष्ठान तक उपलब्ध है, अर्थात जिसके जरिए यहीं बैठे बैठे मीलों दूर मौजूद व्यक्ति को मारा जा सके। कपाली और कपाल तंत्र जैसे लोग इन्हीं कामों को तांत्रिक क्रियाओं से करते हैं। उनके इरादे और तरीके भीभत्स होते हैं। अगर आप बुरा न माने महाराज, तो एक बात पूछूं? आज अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर लो। ये कैसा विज्ञान है जो एक आदमी को दूसरे आदमी की हत्या करने का ज्ञान देता है? रिवॉल्वर, गोली, तोप और बम किसने दिए? तुम्हारे विज्ञान ने ही ना? जी। और इनसे होता क्या है? दूसरे आदमी का संहार ही ना? अंगद लाजवाब हो गया। यानी हर ज्ञान विज्ञान संहार की शिक्षा देता है। वास्तव में ज्ञान सद्पुरुषों की रक्षा और दुर्जनों का संहार करने के लिए बना है। लेकिन जब वही ज्ञान कपाली और कपाल तंत्र जैसे दुर्जनों के हाथ लग जाता है तो उससे सद्पुरुषों को नुकसान पहुंचने लगता है। क्या मैं परकाया प्रवेश के लाभ जान सकता हूँ? सबसे पहला लाभ, तुम्हारा स्थूल यानी भौतिक शरीर यहीं बैठा रहेगा, जबकि सूक्ष्म शरीर को बगैर किसी अन्य शरीर में प्रवेश कराए पलक झपकते ही ठीक इस तरह हजारों किलोमीटर दूर पहुंचा सकोगे जैसे टीवी पर चित्र घर घर में पहुंच जाते हैं। उस सूक्ष्म शरीर को न तलवार से काटा जा सकता है, न गोली से उड़ाया जा सकता है, न पानी में भिगोया जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है और न ही हवा से उड़ाया जा सकता है। जबकि तुम उससे वो हर काम ले सकते हो जो भौतिक शरीर से लेते हो, बल्कि उससे बहुत बहुत ज्यादा और आश्चर्यजनक। जब तुम चाहोगे तुम्हारा शरीर सामने वाले को दिखेगा, जब नहीं चाहोगे तो नहीं दिखेगा। यानी तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति आ जाएगी। ऐसी अद्भुत शक्तियों के बगैर कपाली जैसी राक्षसी से पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं भी ऐसी शक्तियों की मालकिन है। तो मुझे जल्द से जल्द इस विद्या में पारंगत कीजिए महाराज। अंगद के जबड़े इस कल्पना मात्र से भिज गए थे कि उसे अपनी दीदी की मौत का बदला लेना है। चंडिकामृत की आवाज में औरत ने कहा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, करना सब कुछ तुम्हें ही है।
हमने तो केवल रास्ता बता दिया है। जितनी लगन से करोगे उतनी जल्दी पारंगत हो जाओगे। हाँ, हम तुम्हें एक चीज और देना चाहेंगे। वो क्या महाराज? ये लो। कहने के साथ उन्होंने मुट्ठी बंद करके उसी तरह हाथ आगे बढ़ाया जैसे महामृत्युंजय देते वक्त बढ़ाया था। अंगद ने हाथ आगे किया। महिला की मुट्ठी खुली। एक कागज अंगद के हाथ पर गिर गया। अंगद ने वो खोला। उस पर लिखा था, इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए डायन का अगला भाग।